Let's start. Okay, so now we were talking about risk and return issue. याद है सबको? याद है? Risk and return. And we said return is or expected return is Return that we expect. return that we expect. Okay. Expected return is expected return is mean. arithmetic mean है ना? Expected return arithmetic mean होता है. ठीक? Okay. Can you give me the formula? Sum of f of x divided by f. Expected return is Sum r bar of and this is equal to sum of f of r summation f r. इसमें r r मल्टीप्लाई बाय p into p. ठीक है? और ये एग्जैक्टली सेम है इस चीज की summation fx divided by summation. ठीक? और फिर हमने ये कहा कि ये x है ये f है तो अगर आप इसको समेशन p कर भी दें तो सब प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं इकट्ठा करूं तो वो कितना होता है इक्वल टू 1 होता है तो इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं डिवाइड बाय 1 होगा सेम आंसर आ जाएगा ना ठीक है इसको भी करने की जरूरत नहीं मूव ऑन देन वी टॉक्ड अबाउट रिस्क और रिस्क के बारे में हमने कहा कि रिस्क क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह फाइंड आउट करेंगे हाँ अंडर द रूट तो होगा लेकिन Sum of a इसका square वेरिएबिलिटी ना वेरिएबिलिटी किस किस चीज की एक्सपेक्टेड रिटर्न की रिटर्न्स के साथ सो आर आई माइनस आर बार फिर मैंने आपसे कहा इसमें से कुछ वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी तो इसको स्क्वायर कर देंगे फिर इसको मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी कर देंगे फिर इसको सम कर देंगे और फिर याद आ गया ये बात हमने कल की थी ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है बाकी भी चीजें हैं वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये दो चीजें कल के सेशन में से इंपॉर्टेंट चीजें थी और इन्हीं को लेकर आगे चलते हैं ठीक है अब बात करते हैं पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेकिन पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो क्या चीज होती है ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट का ही है ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स यानी एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते बहुत सारी जगह पे करते हैं ठीक है उसका फायदा होता है हमेशा उसका फायदा ये होता है अगर एक पे लॉस हो जाए तो एक पे प्रॉफिट हो जाएगा एक पे ज्यादा लॉस है एक पे कम लॉस और अगर एक ही जगह पे इन्वेस्ट किया और सारा का सारा लॉस हो जाए बड़ा लॉस हो जाए सारे के सारे पैसे गए ठीक है दैट्स व्हाई दे से डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन दी सेम बास्केट और इन वन बास्केट ठीक है सब अंडे को एक ही टोकरी में ना रखें नहीं तो सारे अगर टूटे तो सारे टूट जाएंगे ठीक है इसे सबको अलग अलग करके रखें सारे पैसे एक ही जेब में ना रखें अलग अलग जेब में रखें ताकि अगर एक जेब कट गई तो बाकी पैसे रह जाए ठीक है नवीन ये प्रैक्टिकल हो हां सर ये बिल्कुल सही ठीक है करते हो बटमार की क्या वाइल्ड की स्टाइल तो स्टाइल होता है ना निकाले को कार्ड वगैरह होते हैं कार्ड्स होते हैं बीच में जिनमें से कोई भी काम नहीं करता कुछ का ब्रांड लिया ओके लेट्स स्टार्ट क्लास पे अटेंशन अच्छा ये बात हो गई इसका मतलब पोर्टफोलियो बनाना अच्छी चीज है यस सर ओके पोर्टफोलियो आपने बनाना है फिर अगर आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न फाइंड आउट करना हो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न तो फिर वो कैसे फाइंड आउट करेंगे याद रहे पोर्टफोलियो में एक से ज्यादा चीजें एक से ज्यादा सिक्योरिटीज हैं तो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे फाइंड आउट करेंगे क्या आपने इससे पहले वेटेड अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ा वेटेड अरिथमेटिक मीन नहीं वेट्स पता है वेट्स क्या होते हैं वेट्स किस तरह असाइन होते हैं नहीं पता स्टैट्स में नहीं पता ओके अच्छा वेटेड अरिथमेटिक मीन होता है बिल्कुल सेम इसी तरह होता है लेकिन यहां पर क्या होता है कि समेशन wx ठीक है यानी फ्रीक्वेंसी की बजाय हम लोग वेट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं और हम वो वेट उस चीज को असाइन करते हैं डिवाइड बाय समेशन करके ठीक फ्रीक्वेंसी की बजाय हम लोग वेट्स को असाइन कर देते हैं ठीक है अब वो वेट्स हम कैसे असाइन करते हैं उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बेसिस पर उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बेसिस पर अब आते हैं पोर्टफोलियो में अब पोर्टफोलियो में जब मैं वेट्स असाइन करूंगा तो मैं वेट उनकी इंपॉर्टेंस की बेसिस पे नहीं बल्कि इस बेसिस पे कि मैंने किस सिक्योरिटी में या किस एसेट में कितनी इन्वेस्टमेंट की यानी अगर मेरे पास 3 एसेट्स हैं और इनमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया सिक्योरिटीज
और मेरे पास टोटल पैसे हैं 10,000, ठीक, एंड आई हैव इन्वेस्टेड लेट्स से 3,000 हियर, 4,000 हियर एंड 3,000 हियर। तो इसका वेट ऐसे आएगा 3,000 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस वुड बी इक्वल टू 30% ऑफ ये इसका वेट हो जाएगा, ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गया। इसी तरह इसका वेट हो जाएगा 40%, इसका वेट हो जाएगा 30%, और ये सब शुड बी इक्वल टू 1 और 100%। सही है, Yes, sir. क्लियर है, ये बात भी क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम कहेंगे कि अगर आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो फाइंड आउट करना है, इसको हम लोग आर बार लिखेंगे लेकिन साथ छोटा सा पी लिखेंगे, पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो हम कहेंगे कि ये RIPI नहीं है, ये समेशन है R, वो तो ले लेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न सबके, लेकिन इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद दी वेट्स। और अगर मैं डिवाइड बाय W समेशन W कर दूं, समेशन W हमेशा क्या आएगा 1 के बराबर आएगा। तो अगर डिवाइड बाय समेशन W करूं या ना करूं बात सेम। तो बस सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ मैंने प्रोबेबिलिटी को रिप्लेस कर दिया बाय Wait. वेट। गॉट दिस आइडिया? ये आइडिया सबको समझ आ गया? Sir, फिर probability कहाँ है? प्रोबेबिलिटी का नहीं, प्रोबेबिलिटी तो जब ये क्या चीज है एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसमें तो फाइंड आउट हुई भी है हर एक की प्रोबेबिलिटी, Yes. हर एक की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आके एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट हो गया, और अब उस एक्सपेक्टेड रिटर्न को लेकर वेट से मल्टीप्लाई कर टोटल कर मैंने पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट। गॉट द आइडिया? Yes, sir. गॉट द आइडिया? डन? ओके, सो नाउ सर जी। बार हर एक सिक्योरिटी का अलग अलग अलग-अलग साइज की बात है, सबका अलग-अलग है, सबका अपने अलग-अलग फाइंड आउट किया हुआ है पहले, ठीक है। ओके, सो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू समेशन j इक्वल्स 1 टू n, जितने भी आपके पास हैं, और उनमें क्या करेंगे, उनके वेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न इंडिविजुअल एसेट्स के, कि कितना उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न था और कितना उसका वेट है, मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उन सबको टोटल कर देंगे। ये आ गया आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। डन? Yes, sir. ओके, इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि हाउ इज इट डन। ओके, सो वेयर इज एग्जांपल, दिस इज ओके, लेट्स डू दिस एग्जांपल। नाउ इट सेज यू आर क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक डी एंड स्टॉक BW फ्रॉम 100। दो चीजों का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो हमेशा एक से ज्यादा का। अब यहां पर आप बना रहे हैं स्टॉक डी का और स्टॉक BW का। यू आर इन्वेस्टिंग 2000 इन स्टॉक BW, ये इन्वेस्टमेंट आ गई BW में, एंड 3000 इन स्टॉक डी, ये इन्वेस्टमेंट आ गई स्टॉक डी में। रिमेंबर दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक BW इज 9% and 13.15%। BW का रिटर्न 9% आपने कल फाइंड आउट किया था, Yes, sir. याद है? Yes, sir. और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 13.15% है रिस्पेक्टिवली। The expected return and standard deviation of stock D is 8% and 10.65% respectively। और फिर एक और मेरे पास सिक्योरिटी आ गई है जो कि है स्टॉक D, और उसका रिटर्न एक्सपेक्टेड ये है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। The correlation coefficient between BW and D is 0.75। ये उसने एक और चीज बताई है जो आगे इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर बाद। What is the expected return of the portfolio? Find out. Come on class. Expected return of the portfolio find out करें। BW का फाइंड आउट करें क्लास एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, आपके पास दो किस्म के स्टॉक्स हैं, BW और D, और आपको इनके एक्सपेक्टेड रिटर्न इंडिविजुअल पता है। BW का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? BW का 9% और D का कितना है? 8%. 8%। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है इसको? W के साथ। 40%. तो पहले आपको W फाइंड आउट करना है, पहले वेट्स फाइंड आउट करना। ये ले वेट्स, वेट BW का वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? 40%. कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2000 divided by 5. 2000 आपने 2000 रुपए लगाया इसके अंदर, 2000 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5000। सो 2000 डिवाइडेड बाय 5000, सो दिस इज 0.4 या 40%, एक ही बात होगी ना, 40% ही होगी। अब आ जाए D पे, D कितना होगा? 60%.
40 60 दोनों मिलके 100 आना चाहिए, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर लें 3000 डिवाइड बाय 5000 इक्वल्स 60% और 0.6, ये भी हो गया। Yes, sir. अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है कि आपने R को W से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 9% मल्टीप्लाई बाय 40%, 0.036. 0.036, 8% मल्टीप्लाई बाय 60%, 0.048. 0.048। क्लियर क्लास? इज दिस थिंग क्लियर? फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को Add करना. समेशन सम करें। 0.0516. 0.084, 0.084. okay, 0.084 which is equal to 0.084 किसके बराबर होता है? 8.4%। क्लियर हो गया? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. आसान था? ठीक, आसान था ना? ऐसे क्वेश्चन पेपर में क्यों नहीं है? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, हाँ सर, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा, अभी है, मुझे नजर आपको आया। नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर आ गया सर। ठीक है? ये अभी यहाँ पे जो आर की है, जो रिटर्न रिस्क रिटर्न है, हाँ। उसकी परसेंटेज ना दी हो तो फिर आप कैसे मालूम करेंगे? जैसे डब्ल्यू दी हो, आर ना दी हो। अगर इस आर के ऊपर ये आर बार नहीं होता तो वो कौन सा आर होता है? Return. वो रिटर्न होता है, Return। एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं होता। और फिर उस रिटर्न का हमें गिवन होगा Value. मतलब प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, फिर सबको ऐड करना है, फिर वो निकालना है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, फिर इस स्टेप पे आएंगे। इस तरह क्वेश्चन है सर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होता है, पहले एक काम करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। एग्जाम में इस तरह। Yes. ठीक है? अब देखिए, अब आपको ऐसे ऐसा मेरे दिमाग का पता चल रहा है ना कि वो किस तरह सोचता है और आपका एग्जाम किस तरह बनता है। Yes. तो इसका मतलब ये है कि अगले एग्जाम में इंशाल्लाह 50. तैयार होंगे। यार, ठीक है? आप तैयार हो इंशाल्लाह। ठीक है? और फिर जो इसके बाद जो आपका मेरे साथ कोर्स आएगा उसमें बिल्कुल तैयार हो। और फिर जो उसके बाद कोर्स आएगा वो आपके लिए पीस ऑफ केक है। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, Advanced मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, मतलब जहां पे जिसके नाम के साथ फाइनेंस लिखा होगा या अकाउंटिंग लिखा होगा वहाँ मुझे आप ढूंढेंगे। वहां आप मुझे पाएंगे। ठीक है? और बाकी तो वैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 12 घंटे की पुलिस नहीं ढूंढ सकती, तो आप नहीं ढूंढ सकेंगे, लेकिन जहां पे फाइनेंस होगा, अकाउंटिंग होगी, वहां पे मैं होऊंगा। ठीक है, चलिए वो देखते हैं कि आप पकड़ सकते हो मुझे। ओके, क्लियर क्लास? Yes, sir. हो गया। अब आते हैं पोर्टफोलियो के Risk. रिस्क की तरफ। पोर्टफोलियो का रिटर्न तो हो गया ना, पोर्टफोलियो का रिटर्न है वेटेड अरिथमेटिक मीन, इसको बोलते हैं वेटेड अरिथमेटिक। पोर्टफोलियो का रिटर्न वेटेड अरिथमेटिक। पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे फाइंड आउट होगा? अगर मुझसे कोई कहे कि मिड टर्म के बाद सबसे मुश्किल चीज या सबसे मुश्किल नहीं, ट्रिकी चीज क्या है, तो मैं कहूंगा वो ये रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो ट्रिकी। आप लोग गलतियां करेंगे, इसलिए गौर से देखें ताकि गलती आप ना करें। ठीक है? ओके, गौर से। ओके, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो अगर पोर्टफोलियो इंडिविजुअल सबका, किसी इंडिविजुअल सिक्योरिटी का आपने रिस्क फाइंड आउट किया, आपने कैसे फाइंड आउट किया? नहीं, स्टैंडर्ड डिवीजन। यहां पर जब आप फाइंड आउट करेंगे द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, तो ये भी यही चीज है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि यहां पर ये दो हैं, दो बार सम करना, ये कभी ऐसे हो सकता है, दो बार सम करना, एक बार सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये दो बार क्या होता है, देखते हैं, देखते हैं। एक बार सम करेंगे फिर दोबारा सम करेंगे, देखते हैं। दो बार सम करना है, दो बार सम नहीं करना है, लेकिन समेशन ऑफ अवॉर्ड्स देखेंगे। अगर मेरे पास दो चीजें हैं, अगर मेरे पास दो चीजें यानी पोर्टफोलियो के अंदर दो सिक्योरिटीज हैं, तो फिर दो बार सम है। अगर पोर्टफोलियो के अंदर तीन है तो फिर और अगर चार, पांच, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है? ओके, पहली बार पहली सिक्योरिटी, फिर दूसरी सिक्योरिटी, और फिर अब ये क्या चीज है यार? लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन तो हमेशा एक चीज
का होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन दो चीजों का कैसे निकलेगा? सर p can divide by n1 and p can divide by n2. ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। नहीं तो PQ डिवाइडेड नहीं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, सर ये कोवेरिएंस है। अब ये कोवेरिएंस क्या है, ये एक और क्वेश्चन, ठीक है, आते हैं उसके ऊपर। ये कोवेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है बस, ठीक है। और फिर जब आप ये कर चुके हैं तो फिर इसको आपने कर देना है अंडर, सही है। लेकिन मसला ये कि ये क्या चीज है, एक दो मसले हैं। एक आपने कहा था कि सर ये क्या है, और एक आप कह रहे हैं ये क्या है। इसी तरफ आते हैं, ये क्या है यार, ये क्या है, ए बी, ये क्या है? अच्छा, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कोवेरिएंस बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ ए एंड बी। अगर आपने सिर्फ ए लिखा होता इसका मतलब था कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, अगर सिर्फ बी लिखा होता इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी है। लेकिन अगर दो चीजें लिखी हुई हैं, दो वेरिएबल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये उन दोनों के दरमियान कोवेरिएंस है, उन दोनों के रिटर्न्स के दरमियान कोवेरिएंस है। अब रिटर्न के दरमियान कोवेरिएंस किस चीज को कहते हैं, इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा ए बी या कोवेरिएंस ऑफ ए बी किस चीज के बराबर है? अब देखिएगा, अब ये आ गया सिग्मा ए, यानी वो बराबर है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय, अब ये एक और चीज आ गई, ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन स्टार्ट में पढ़ा? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। अच्छा, अब अगर नहीं पढ़ा तो मैं उसकी कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा, आपके कोर्स में उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, आपने यहां पे पुट करनी है बस, ठीक है। उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, आपने यहां पे पुट करनी है। लेकिन ये है क्या, ये सी कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा, आइडिया सिखा रहा हूं कि ये क्या चीज है, ये किसको बताता है। ये है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी। अब ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी क्या है? जिस तरह मैंने कहा, ये स्टैटिस्टिकल एक measure, a standardized statistical measure of the linear relationship, यानी ये A और B के दरमियान linear relationship को शो करता है। linear relationship क्या होता है? linear relationship मतलब एक ऊपर जा रहा है, दूसरे ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, दूसरे ऊपर जा रहा है। straight line, straight line, चाहे इस तरह हो, चाहे इस तरह हो, चाहे इस तरह हो, चाहे इस तरह हो, बस जो भी हो स्ट्रेट लाइन, मतलब यू ना हो, कर्व ना हो, कर्व ना हो, कर्व ना हो, कोई कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप, ओके, लीनियर रिलेशनशिप है। अब हमने देखा है कि लीनियर रिलेशनशिप पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। देखें, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव, सही है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव, ओके, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स, इसकी वैल्यू -1 से 0 से +1 तक इधर जाता है, -1 से 0 और फिर +1। अगर ये रिलेशनशिप -1 है तो इसको बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर +1 है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी परफेक्ट पॉजिटिव। अगर दरमियान में 0.5 आ गई, 0.6 आ गई, 0.67 आ गई तो वो पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट नहीं है। अगर -0.3 आ गई, नेगेटिव है लेकिन परफेक्ट नेगेटिव। अब ये रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि परफेक्ट पॉजिटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव? दो सीरीज है, दो वेरिएबल्स है। अगर एक वेरिएबल ज्यादा हो और दूसरा भी ज्यादा हो तो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है पॉजिटिव, सही है, पॉजिटिव हो गया। कोई भी फिगर आ सकती है, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.2, 0.3, और अगर इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप +1 है, इसका मतलब कि अगर ये एक ज्यादा होता है तो ये दूसरा भी एक ज्यादा, +1 बराबर बराबर। अगर ये एक कम होता है, दूसरा भी एक कम होता है, परफेक्ट पॉजिटिव। अब इसकी दूसरी एक्सट्रीम पे चलते हैं, परफेक्ट नेगेटिव। अगर परफेक्ट नेगेटिव है तो इनका रिलेशनशिप आपस में नेगेटिव है। इसका मतलब अगर एक ज्यादा होता है तो दूसरा एक कम होगा, परफेक्ट नेगेटिव। लेकिन अगर ये -0.2 है तो लेट्स से अगर ये कुछ ज्यादा होता है तो ये थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, गॉट द आइडिया। और फिर हमने कहा था 0, तो अगर 0 है तो इसका मतलब इन दोनों के आपस में कोई कोरिलेशन नहीं, एक ज्यादा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता।
नहीं पढ़ना। सही है? गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? Yes, sir. क्लास गॉट द आइडिया? एक दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता तो फिर हम इक्वेशन नहीं करा एक दूसरे में फर्क नहीं पड़ता तो क्यों मैं क्या ऐसा पोर्टफोलियो नहीं बना सकता? मैं ऐसा पोर्टफोलियो बना सकता हूं कि एक ले लूं बाटा के शेयर्स और दूसरे ले लूं पेट्रोलियम के शेयर्स, पेट्रोल के शेयर्स, दोनों का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है शेयर्स रिटर्न्स में, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है एक ले लूं पीएसओ, एक ले लूं शेल, दोनों का आपस में ताल्लुक है, और हो सकता है बिल्कुल परफेक्ट पॉजिटिव। ठीक है, हो सकता है इसके बिल्कुल अगेंस्ट कोई ले लूं कि एक जब ज्यादा हो तो दूसरा कम हो, ऐसे भी कर सकते हैं। मेरे ऊपर है ना, आगे जाके पढ़ेंगे कि पोर्टफोलियो में कौन सा सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है, वो ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक ये बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर? क्लियर है क्लास? क्लियर है? लेकिन फॉर्मूला भी खत्म नहीं है, अभी आपने ये मसला किया, अभी ये मसला रहता है। ठीक है, और उससे पहले ये भी रहता है, ये जो लिखा है ना, ये भी रहता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। दो एसेट का पोर्टफोलियो था, हमने कहा है दो एसेट का पोर्टफोलियो, ठीक है, और ये चीज आपको बनानी है। ठीक, अब ये जो डबल समेशन है इसका मतलब क्या है? अगर दो एसेट का पोर्टफोलियो है, क्या मैं इसको रब कर सकता हूं? यस सर। ओके, अगर दो एसेट्स का पोर्टफोलियो है, so it will look something like this. It will look something like this. A, B, A, B. ठीक है? यानी अगर दो एसेट का पोर्टफोलियो तो आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी होगी? 4। अगर तीन एसेट का पोर्टफोलियो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? No. ना 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 No. नो, मैट्रिक्स की तरह काम करेगा। Matrix की तरह। हाँ, मैट्रिक्स की तरह काम करेगा। ठीक है? गेटिंग दिस आइडिया? Yes, sir. ठीक, ओके। अब ये पहला देखते हैं, ये और ये, ठीक, और इसको दिमाग में रखिए। ये दो वैल्यूज अगर हैं तो पहले क्या आएगा? वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय, वेट ऑफ बी। ना ना ना, यहाँ पे क्या बी है? वेट ऑफ ए अगेन इनटू कोवेरियंस ऑफ A. ए ए। सही है, ये पहला हो गया। अब ये दूसरा देखें, वेट ऑफ ए इनटू वेट ऑफ बी कोवेरियंस ऑफ ए बी। अब ये तीसरा देखें, वेट ऑफ ए इनटू वेट ऑफ सी इनटू कोवेरियंस ए सी। समझ आ गई? ओके, अब यहां पर आए। अब एक और अच्छी बात, ये जो इस तरह के डायगोनल में होगा ना, इस तरह के, वो बड़ा मजे का होगा। क्यों? क्योंकि मैं जब यहां पे आऊंगा तो देखिए वेट ऑफ बी कोवेरियंस बी। अब इस वाले में वेट ऑफ सी कोवेरियंस सी। ये आसान है। और वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या होगा? वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ए, 40% मल्टीप्लाई 40%। तो इसका मतलब क्या होगा कि वेट ऑफ ए का स्क्वायर ले लें, वेट ऑफ ए का स्क्वायर ले लें। आसान हो गया ना? आसान हो गया। अच्छा, अब इसको देखिएगा, सिग्मा ए का क्या मतलब होगा? ये सिग्मा ए बी किया था। अब अगर मैं सिग्मा ए कर रहा हूं तो इसका मतलब है कोवेरियंस ए, ये किस चीज के बराबर हो गया? सिग्मा ए दोनों सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन। तो अगर स्टैंडर्ड डिवीजन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन कर दूं तो वो क्या बन गया? वो स्क्वायर बन गया, और सिग्मा का अगर स्क्वायर लूं तो वो बन गया वेरिएंस। तो मैं यहां पे क्या डायरेक्ट लिख सकता हूं कि इसको इस तरह करने की बजाय इसको डायरेक्ट ए का वेरिएंस लें। अच्छा, मल्टीप्लाई आर ए। अब ये क्या चीज हुआ यार? आर ए बी का मतलब तो ये था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी। अब मैं कह रहा हूं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ए एंड ए, तो अगर ए हो और दूसरा भी ए हो तो क्या वो दोनों आपस में एक तरीके से बिहेव करेंगे? यस सर। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि पीएसओ का शेयर ले और दूसरा भी पीएसओ का शेयर, तो उन दोनों के रिटर्न्स No, Same है ना? no correlation, no correlation. Why no correlation? Perfect correlation. No correlation का तो मतलब है कि ये चेंज होगा तो ये चेंज नहीं होगा। लीनियर तो सारा है, लेकिन ये है Perfect प्लस परफेक्ट पॉजिटिव +1।
क्योंकि अगर एक शेयर ज्यादा होगा दूसरे भी ज्यादा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अगर +1 होता है तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर तो क्या आता है आंसर हमेशा 1। तो इसका मतलब ये कि इस चीज का आंसर आएगा स्क्वायर। हाँ, तो इसका मतलब ये कि इसको इस तरह लिखने की बजाय अगर मैं लिख दूं a का स्क्वायर, बस खत्म। इसको लिख दूं wb का स्क्वायर इनटू सिग्मा b का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखने की बजाय wc का स्क्वायर सिग्मा c का स्क्वायर। ये आसान हो गया ना? यस सर। आसान हो गया। अब एक और आसानी है। अब ये तो इस तरह का डायगोनल था, जो इस तरह का डायगोनल होता है उसमें भी बड़ी आसानी है। किस तरह? इसको मैं लिख के बताता हूं। इसको किस तरह लिखूंगा? w b into w a into कोवेरियंस ba। क्या ये और ये आपस में बराबर है? जरा चेक करें। wa मल्टीप्लाई बाय wb, तो अगर wb मल्टीप्लाई बाय wa लिख दूं तो भी एक ही चीज है। यस सर। अच्छा, सिग्मा ab which is covariance ab और covariance ba, covariance ab और covariance ba। अब जरा covariance ba बना के देखें, इक्वल्स b into a। तो क्या ये दोनों सेम नहीं होगा? a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, बात तो एक ही है। आगे जाएं। correlation coefficient of ba, तो correlation coefficient between a and b और correlation coefficient between b and a एक ही सेम चीज होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये टर्म एग्जैक्टली इसके सेम होगी, ये टर्म एग्जैक्टली इस वाले के सेम होगी, ये टर्म एग्जैक्टली इस वाले के सेम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ट्रिकी है, मुश्किल नहीं। सही है? ओके, इसको बनाइए जल्दी से। वेट ऑफ b, वेट ऑफ c, bc। अब यहाँ पे आ जाए। वेट ऑफ c, वेट ऑफ a, c और a, और कोवेरियंस ऑफ ca। ठीक, अब इस पे आ जाए। ये देखिए ये इसके बराबर है, ठीक। और वेट ऑफ b, वेट ऑफ c, कोवेरियंस bc, ये इसके बराबर। सही है? क्लियर है क्लास? यस सर। ये बातें क्लियर है? ये क्लियर है आपको? ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? हंसने को बातें देखते होते हैं? यस सर। अच्छा, ये क्लियर हो गया? अब आए इस मसले पर, डबल समेशन। ये डबल समेशन क्या था? अब गौर से देखिए क्लास। डबल समेशन, डबल समेशन का मतलब ये है ये रोज को भी प्लस कर दें, कॉलम्स को भी प्लस कर दें और सब का टोटल, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, बस सबको प्लस कर देगा। और ये जो आएगा ये वाली डबल समेशन का ये मतलब, और फिर आखिर में सबका अंडर रूट, मतलब सबको प्लस सबको प्लस बस। क्लियर? सबको एक बार प्लस कर लेना। सही सी बात है, एक ही बात करना है, लेकिन डबल समेशन का मतलब ये हो गया कि यू भी प्लस करना है और आखिरी यू सबको प्लस करना है और फिर सबको ऐसे ही प्लस। ऐसे भी प्लस करना है। ठीक है, और फिर आखिर में जो आएगा वो सबको दोबारा प्लस करना है। मतलब यहां पे एक फाइनल वैल्यू होनी चाहिए। सर पहले रोज को प्लस करना। जिस तरह आपकी मर्जी, पहले कॉलम करें रो करें, आंसर सेम आता है, करके देखिए। और सर अगर हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह जाए, आपकी मर्जी है सर, स्टेप बाय स्टेप इस तरह ये इस तरह ये इस तरह ये, अब इन तीनों को प्लस करें यहाँ पे फिगर। ठीक है, अगर उसका तरीका करूं, पहले इसको प्लस फिर इसको प्लस फिर इसको प्लस, इन तीनों को फिर यू प्लस कर देंगे आंसर। बात ही इन दोनों का जो आंसर सेम है। इन दोनों को जो आंसर आएगा वो प्लस करेंगे एक दूसरे के साथ, रोज नहीं वो सेम आंसर आएगा उसका सेम आएगा, देन सेम आएगा। चेक कर लीजिएगा सेम। कॉलम से या अभी करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सेम आएगा। अभी करके दे देते हैं, सेम आएगा। ठीक है, और आखिर में उसको अंडर द रूट करना है। ये देखिए अंडर द रूट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करें आगे। यस सर। इसी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन किया था हां इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द सेम क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द सेम क्वेश्चन। सो दिस इज आवर क्वेश्चन एंड लेट्स कंटिन्यू विद द सेम क्वेश्चन। सेंस सीरियस हो गया, सेंस ज्यादा सीरियस ना हो, मेरा बहुत कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, मामला बिल्कुल आसान है। टेंशन नहीं लेना, आपको पड़ेगा टेंशन लेने नहीं। नहीं अभी एक डब्ल्यू में अगर हम फंस गए तो बस सारा क्वेश्चन खत्म। तो ये एग्जाम है ना, क्यों सर एक मिनट मैं क्वेश्चन निकालूं। ओके,
अब बताइए जी। फ्लो खराब है सर, कंटिन्यू करें फिर क्वेश्चन का flow खराब हो। जी बस योर शेयर कर हाँ फ्लो खराब। ओके अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट। ये डेटा आपके पास यहाँ तक गिवन, हाँ सर। ठीक। इसके बाद अब आप लोगों ने इसका ये मैट्रिक्स बनाना है उसका, ठीक है। लेकिन 2x2 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा सिक्योरिटीज आपको दी उतना एग्जाम में ट्रिकी हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। एक नंबर। हाँ तो मैं 3 से ज्यादा सिक्योरिटीज नहीं दूंगा, बस दो का भी दो दे देना। या 2 बहुत सिक्योर हो जाएगा, 3 तक। सब खैर है ना, सारा खैर है ना। वो पेपर के देखेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करें। चल पेपर हाँ। सही बात। ओके लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो दीस आर योर रिटर्न्स। अब मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीएशन लिख देता हूँ। बीडब्ल्यू का स्टैंडर्ड डिवीएशन कितना है? 13.15, ये रही जी 13.15। और डी का कितना है? 10.65। 10.65। और इन दोनों का आपस में कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है? 0.75। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। इसी मैट्रिक्स को देखकर इसी के अंदर, ठीक है। ओके अब देखें, आपने 3 सीख लिया ना। अगर एग्जाम में बी 2 आ गया तो इस कॉलम इसको हटा दे, कॉलम को और इस रो को हटा दे, ये बन जाएगा। हाँ सर। आसान है ना? आसान। ओके WA to WA जी, वहां से देखिए WA कितना था? WA 40%। 40% इक्वल्स 0.4। 0.4 का ले लें स्क्वायर इनटू सिग्मा ए का स्क्वायर, BW का स्क्वायर। BW किधर है? 13.15। 13.15% है, ये कितना बनेगा? 0.1315 का स्क्वायर। बस हो गया, हो गया। आसान था। अब इसको लेते हैं, पहले ये डायगोनल किया करें, आसान है, जल्दी हो जाएगा। ओके WB, B जो है वो यहाँ पे स्टॉक B है, इसका वेट 0.6 का स्क्वायर और फिर साथ इसके सिग्मा का स्क्वायर। सिग्मा इसका कितना है? 10.65 1.06। 0.65 का स्क्वायर। ये भी हो गया। अच्छा अब आ जाए इस वाले पर। पहले का वेट कितना है? 0.4। दूसरे का वेट कितना है? 0.6। अब आ जाए सिग्मा ए बी पे, कोवेरियंस पे। कोवेरियंस मार्क, ओके। हां कोवेरियंस नहीं वो 0.7 मालूम है, मतलब उसके और भी मल्टीप्लाई करें। वो ये है, ये वो ये है, ये पता आ रहा है। वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। पहले ये तो लिखे ना। ओके सिग्मा ए 0.1315 हाँ इनटू बी है सिग्मा बी 0.1065 1065 इनटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.75। यार ठीक। अच्छा अब इधर आ जाए, ये कर दिया और यहां पर भी एग्जैक्टली यही होगा। सॉल्व करना शुरू करें। चलें ये भी तो फिगर सर कोएफिशिएंट का ये मालूम करेंगे। 0 पहले किसको फाइंड आउट करना है? वो कोएफिशिएंट को पहले मालूम करें तो उस पे पुट करेंगे। अच्छा पहले आपने तो लगा के पहले इसको फाइंड आउट करें जी। कोवेरियंस कितना आएगा AB का? 13.5 0.1315 into 0.1065 into 0.75।